हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस की फर्स्ट चैप्टर विच इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का वन शॉट। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर अप करने वाले हैं, तो अंत तक जरूर देखिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज मैटर। अब मैटर इन आवर सराउंडिंग्स वाला चैप्टर है, तो यहाँ पे आपको जानना होगा कि व्हाट इज मैटर। सो सबसे पहले हम मैटर के बारे में जानेंगे। So anything that has mass and takes up space is referred to as matter। जिसके पास मास है और वो कुछ स्पेस ऑक्युपाइड करता है तो उसे हम मैटर कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, शुगर एंड सैंड, एयर एंड वाटर एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। स्मॉल पार्टिकल्स मेक्स अप मैटर, इसको आप लिंगलेट कर सकते हो माइनशल। ओके, स्मॉल पार्टिकल्स मेक अप मैटर। Due to the space between them, matter particles are attracted to one another। अब ये हम लोग क्यों कह रहे हैं कि स्पेस के होने के कारण हम मैटर पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर, ये हम आगे जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैटर्स के कितने सारे स्टेट्स होते हैं। ओके, तो देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस on the basis of interparticle forces and the arrangement of the particles। मैं आपको दिखाने वाला हूं आगे की स्लाइड्स में कि कैसे सॉलिड और लिक्विड के गैस के मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स अरेंजमेंट होते हैं। इन दिस फॉर्म्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टिबल बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसी के ऊपर गाइस ये पूरा चैप्टर है कि इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए और आपका मिल जाता है फैक्टर्स हो गए, ये सब आपको इस चैप्टर में दिखने वाला है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल, आइस कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू अ लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। एकदम बिल्कुल, आप तो आइस क्यूब घर में जमाते ही होंगे, आप उसको डीप फ्रीज में रखते हो जिससे कि आप उसकी टेम्परेचर को घटा के आप उसको सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट करते हो, और सॉलिड टू लिक्विड करने से आपको इंक्रीज द टेम्परेचर करना पड़ेगा। और आप ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो आपका वाटर मतलब जो लिक्विड है वो आपका गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। आइए इसके बारे में और ज्यादा जानते हैं। पहले हम देखेंगे एटॉमिक व्यू। दिस इज अवर एटॉमिक व्यू गाइस। आप देख सकते हैं सॉलिड में इतने सारे पार्टिकल्स लगे हुए हैं, मतलब इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो सबसे कम है। Between two molecules the space is negligible। पर यहाँ पे लिक्विड में हम इसका negligible नहीं बोल सकते, बट थोड़ा है, मतलब है, उतना नहीं है, थोड़ा है। इसलिए लिक्विड को हम कंसिडर करते हैं मच मोर गैप। उसके बाद गैसियस स्टेट में जब आप देखेंगे एक पार्टिकल यहाँ होता है तो कभी एक और पार्टिकल यहाँ होता है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दो पार्टिकल्स लगे हुए हैं, कहीं पे नहीं लगे हुए हैं, बट कभी कभी यहाँ पे आप बहुत सा गैप देख सकते हैं दो पार्टिकल के बीच में। तो गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता ही नहीं है, इसलिए इसको हम गैसियस कन्वर्ट बहुत ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या कहता है। Okay, physical nature of matter। The physical property is that aspect of that matter that can be observed or measured without changing its nature and composition। आप physical property हम उसे कहते हैं जब हम उसके मैटर की ऑब्जर्व करते हैं, जब हम उसका चेंज करते हैं नेचर और कंपोजिशन। मतलब आप सोचिए कि आप यहाँ पे सॉलिड को कंसीडर कीजिए, आप सॉलिड से लिक्विड का कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। अब जब आप इंक्रीज को कंटिन्यूअसली दे रहे हैं तो वो लिक्विड टू गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को एस्पेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट। बिल्कुल एकदम इंडिपेंडेंट होता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड लाइक अपीयरेंस, कलर, ओडर, डेंसिटी, टेक्सचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एक्सेट्रा। इसमें हम बात करेंगे अलग अलग से, जैसे बॉइलिंग पॉइंट में हम अलग से बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट में हम अलग से बात करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। उससे पहले हम थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे।
Okay, this is our characteristics of particles of matter. The particles of which the matter is comprised influence its states and properties, जैसे physical and chemical हो गया. So पहले देखेंगे particles of matter have space between them. This characteristic is one of the concepts behind the solubility of a substance in other substance. For example, on dissolving sugar in water, there is no rise in water level because the particles of sugar get into interparticle spaces between the water particles. अब यहाँ पे अब देखें, फॉर एग्जाम्पल इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल को कंसीडर कीजिए कि ऑन डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, आप वाटर में शुगर मॉलिक्यूल्स या फिर शुगर को आप मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं. देयर इज नो राइज इन वाटर लेवल बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ शुगर गेट इनटू इंटर पार्टिकल स्पेसेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स. अब यहाँ पे आप देखें, आप सोचिए यहाँ पे आप शुगर को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे नीचे आपको वाटर है, इज योर वाटर. अब वाटर मॉलिक्यूल जैसे लिक्विड मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल में मच मोर गैप मिलता है आपको, मच मोर. तो इस गैप के अंदर शुगर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, इसी वजह से आपको लिक्विड की लेवल इंक्रीज होती हुई नहीं दिखती. अगर आप सोचिए कि आपने कुछ ज्यादा बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स लाइक आप सोचिए आपने कुछ मेटेलिक स्टिक्स हम कुछ डाल दिया हो, तो या फिर आपने एक मग डाल दिया हो, तो तब आप देखेंगे कि मग डालने से आपकी वाटर की जो लेवल है वो इंक्रीज होती हुई दिखती है. क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो जो चीज है वो इसी लेवल के अंदर तो नहीं आ सकती, इन मच मोर गैप में तो नहीं आ सकती, तो इसलिए वो क्या करती है, अलग सा अपना जगह बना लेती है वाटर मॉलिक्यूल के साथ. सो इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ द वाटर. यही कारण है कि हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, हम कभी भी वाटर लेवल को इंक्रीज होते हुए नहीं देख सकते. दिस इज द मेन रीजन. आइए सेकंड वाला कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं गाइस. पहला वाला हो गया, सेकंड वाला देखते हैं. Okay, particles of matter are always in motion. हाँ, particles of the matter show continuous and random movements due to the kinetic energy they proposes. अब यहाँ पे आप देखें कि particles of the matter show continuous random movement. हमेशा वो एक मोमेंटम में होता है due to the kinetic energy they possesses. A rise in temperature increases the kinetic energy of the particle more vigorously. अब यहाँ पे आप समझिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन. ये वाला पार्ट जो है आप देख सकते हैं कि जब भी आप एक एग्जांपल को कंसिडर कीजिए. मैं यहाँ पे आपको थ्योरी समझाऊंगा तो थोड़ा कम समझ में आएगा, एग्जांपल के साथ आप बढ़िया समझेंगे. एग्जांपल के तौर पे आप सोचिए कि आपने एक केटली पे वाटर रखा है. अब उस वाटर को जब आप गैस में रखेंगे तो आप उसको बर्न करेंगे, तो बर्न करने से क्या होगा कि आप उसको वाटर को बॉईल कर रहे हो, इसलिए आपको एक बबल जैसा फॉर्म क्रिएट होता हुआ दिखता है आपके वो वेसल पे. अब वहीं से आपको मिलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑलवेज इन मोशन. यही कारण है कि काइनेटिक एनर्जी उसको प्रोवाइड हो रही है. क्यों? क्योंकि आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, पर टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी से पार्टिकल का मूवमेंट होगा, इसीलिए आप देख सकते हैं कि बबल की फॉर्मेशन होती है. तो यही कारण है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन. आइए थर्ड पार्ट देखते हैं. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. हाँ, मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बोला था कि आपको आगे पता चलेगा, तो आइए यही देखते हैं. तो आइए इसको समझते हैं. इन एवरी सब्सटेंस देयर इज एन इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स. यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बोला है इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब ये क्या है, आप यहाँ पे समझे कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होती है. अट्रैक्शन होने से क्या होता है, एक फोर्स क्रिएट होता है जिससे एक दूसरे को आप धक्का देते हो. इन दोनों पार्टिकल्स में धक्का बुक्की चलती है कि मैं इसको धक्का दूंगा, ये इसको धक्का देगा. इसीलिए यहाँ पे आप कभी भी नहीं बोल सकते कि कोई भी मॉलिक्यूल दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है या फिर कोलाइड कर चुका है. कभी भी कोई पार्टिकल कोलाइड नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में एक ना एक गैप होती है. अब आप बोलेंगे कि सर सॉलिड में तो गैप होती नहीं है. होती है बट बहुत नेग्लिजिबल होती है, बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, इसलिए वहां पे हम कंसिडर्ड नहीं करते. यहाँ पे यही फोर्स के लिए हम बात करेंगे. टू ब्रेक अ सब्सटेंस वी नीड टू ओवरकम दिस फोर्स. अब आप यहाँ पे देखेंगे कि उस सब्सटेंस को तोड़ने के लिए जिसके पास
नेग्लिजिबल गैप है दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो उसको तोड़ने के लिए हमको उस फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स डिफर्स फ्रॉम वन टू अनदर। यही बात है कि इस फोर्स को हम ओवरकम नहीं कर सकते, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ जो है एक दूसरे से अलग होता है और पास होता रहता है। इससे आप कभी भी एक मास को पर्टिकुलरली नहीं तोड़ सकते। तो दिस इज द रीजन पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। आइए कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो गई, अब हम देखेंगे एक फंक्शन के बारे में विच इज आवर डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूजन क्या होता है गाइस, हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन। ओके, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर, द फेनोमेनन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जैसे स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर। अब देखेंगे कि वाटर एंड इंक, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस कलर है, प्लस इन दोनों में एक सिमिलर चीज भी है कि दिस इज ऑल्सो इन वी गेट इन फॉर्म इन लिक्विड एंड दिस इज ऑल्सो वी गेट फॉर्म इन लिक्विड। अब दोनों लिक्विड में मिलता है, तो आप यहाँ पे डिफ्यूजन बना सकते हो। कैसे? क्योंकि डिफ्यूजन का डेफिनेशन ही होती है गाइस कि मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर, द फेनोमेनन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। Okay, during diffusion, the particle occupy the interparticle spaces. Diffusion के समय जो इंक के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के अंदर आ जाते हैं, इसलिए उसका लेवल भी इंक्रीज नहीं होता और डिफ्यूजन भी अच्छे से हो जाता है। The rate of diffusion increases with increase in the temperature due to the increase in kinetic energy of the particles. अब क्यों ये ऐसा होता है, आइए इसको समझते हैं। अब आप देखेंगे कि वाटर में जब आप बॉइलिंग करते हो, मतलब जब आप इसकी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, सपोज दिस इज योर वाटर लेवल एंड दिस इज योर वाटर। अगर आप एक मॉलिक्यूल को इंक्रीज करते हो टेम्परेचर के साथ, तो ये क्या होता है कि इसमें जो दूसरे के साथ जो स्पेस है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। इससे क्या होता है कि the rate of diffusion increases with increase in the temperature due to the increase in kinetic energy of the particles. अब काइनेटिक एनर्जी आने से इन दोनों के बीच में जो मॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए आप यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि गैस में डिफ्यूजन सबसे ज्यादा जल्दी होता है। मतलब आपको एयर में एयर नहीं मिलता, आपको NO2 मिलता है, CO2 मिलता है, O2 मिलता है, सब मिलता है। क्यों? क्योंकि गैस इज अ वेरी हाईली रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसमें बहुत जल्दी डिफ्यूजन होता है गैसेस में। तो यही कारण है कि अगर आपको डिफ्यूजन की रेट को इंक्रीज करना है तो टेम्परेचर को इंक्रीज कीजिए, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी की इंक्रीजिंग होती है। आइए इसके बाद देखते हैं कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स। बिल्कुल, हमने तो आगे वही पढ़ के आ रहे हैं कि लिक्विड टू हम सॉलिड भी जा सकते हैं, सॉलिड टू हम गैस भी जा सकते हैं, गैस से हम लिक्विड भी जा सकते हैं एंड लिक्विड टू हम सॉलिड भी जा सकते हैं। ये हमको पता है। आइए इसको एक एक करके देखते हैं। ओके, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑन मैटर। On increasing temperature, the kinetic energy of the particles of the matter increases बिल्कुल, and they begin to vibrate with a higher energy एकदम। Therefore, the interparticle force of attraction between the particles reduces and the particle get detached from the position and begin to move freely. बिल्कुल, ये मैं आपको पहले ही समझाते हुए आ रहा हूँ, यहाँ पे आपको इंग्लिश में ये लिखा हुआ है। ओके, सम नोट्स हैं, इसको पॉइंट करते हैं। As a result, the state of matter begins to change. बिल्कुल, solid undergoes a phase change to form liquids. Similarly, liquids can also undergo a phase change to form gases. तो liquid से gas, gas to liquid, liquid to solid, एकदम बिल्कुल आराम से आप तीनों गैस, तीनों स्टेट्स में आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो। तो आइए देखते हैं सबसे पहला फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज आवर मेल्टिंग पॉइंट। आइए मेल्टिंग पॉइंट को देखते हैं। The melting point of a solid is defined as the temperature at which solid melts to become liquid at the atmospheric pressure. अब आप देखेंगे कि कभी भी आप कोयले को जलाएंगे या फिर मेल्ट करेंगे तो आप उसको लिक्विड फॉर्म में ला रहे हो। एक जेली जेली टाइप का लिक्विड होता है,
तो उसे आप ला रहे हो। जैसे आप सबसे अच्छा एग्जांपल गोल्ड का ले सकते हो, गोल्ड को हम मेल्ट करते हैं, तो वही वो जो मेल्टिंग होती है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, जिस पॉइंट पे वो मेल्टिंग शुरू होती है। ओके, एट दिस मेल्टिंग पॉइंट दिस टू फेजेस सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब सिमिलर स्टेट्स में आ जाते हैं। दैट इज एट दिस पॉइंट बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, एक बार में एग्जिस्ट कर जाते हैं, इसलिए उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो अब मेल्टिंग पॉइंट हो गया, तो अब एक और चीज देखेंगे हम, विच इज फ्यूजन। व्हेन टू एटम्स कोलाइड टू क्रिएट अ हेवियर एटम such as when two hydrogen atoms combine to create one helium atom, this process is known as fusion. अब समझते हैं, when two atoms collide to create a heavier atom, जब दो एटम कोलाइड करते हैं टू क्रिएट अ हेवियर एटम, मतलब कोलाइड करने से क्या होता है कि एक हेवियर एटम की फॉर्मेशन तैयार होती है। सच एज व्हेन टू हाइड्रोजन एटम, सोचिए दो H2 मॉलिक्यूल्स हैं, कंबाइन टू क्रिएट वन हीलियम एटम, H2 प्लस H2 आपको सबको पता है कि ये He में कन्वर्ट होता है, वो है हीलियम। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन। अब ये फ्यूजन बहुत टाइप के होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं, बहुत सारे होते हैं, वो आपको आगे की क्लासेस में पता चलेगी। यहाँ पे आपसे फ्यूजन की डेफिनेशन को जस्ट याद रखिए। दिस प्रोसेस जनरेट्स एनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ एनर्जी, मेनी टाइम्स मोर देन फिशन, एंड पावर्स द सन। यहाँ पे ये कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन है। फर्दर मोर इट डजंट जनरेट रेडियो एक्टिव फ्यूजन प्रोडक्ट्स। अब ये बस यही जानिए कि फ्यूजन मतलब वो होती है जो दो एटम कोलाइड करते हैं, जिससे हम एक ऐसा एनर्जी, एनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ एनर्जी हमको मिलता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन। तो आइए इसके बाद देखेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर्स प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो boiling point of a liquid is defined as the temperature at which the vapor state of the liquid is equal to the atmospheric pressure. इसका मतलब है कि हम boiling point of a liquid को ऐसे डिफाइन करेंगे, जब टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे जब वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑफ द लिक्विड, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है। आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी मटेरियल इज द टेम्परेचर पॉइंट एट विच द मटेरियल ट्रांसफॉर्म्स इनटू द गैस फेज इन द लिक्विड फेज। अब बॉइलिंग पॉइंट को तो आप अच्छे से जानते ही हैं कि आपको तो पता ही है कि लिक्विड को गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका है बॉइलिंग पॉइंट को जानने का। तो बॉइलिंग पॉइंट जानने से आपको पता चल जाएगा कि वो कितने पॉइंट पे लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो यही लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट फॉर एनी मटेरियल इज द टेम्परेचर पॉइंट एट विच द मटेरियल ट्रांसफॉर्म्स इनटू गैस फेज इन द liquid phase. This happens at 100 degrees Celsius, degree centigrade for water. The Celsius scale was in fact created on the basis of ice water melting point and the liquid water vapor boiling point. मतलब सेल्सियस स्केल वाज इन फैक्ट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ आइस वाटर मेल्टिंग पॉइंट, मतलब सेल्सियस को आप आइस या वाटर मेल्टिंग पॉइंट में आप उस बेसिस पे आपको डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप लिक्विड को वाटर और वेपर बॉइलिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब सेल्सियस को आप इन दो जगहों में एज एसआई यूनिट कंफर्म कर सकते हैं। बाकी बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अभी हम देखते हैं कुछ अलग अलग सब टॉपिक्स के बारे में जो कि हमारे आ सकते हैं 1 मार्क जैसे। सो ये है हमारा पहला, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड सब्लिमेशन। आइए एक एक करके जानते हैं। It is the amount of heat energy that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point. मतलब latent heat of fusion उसे कहेंगे जिस amount of heat energy को हम चेंज कर रहे हैं into liquid, सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आप याद रखिएगा, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। आइए दूसरा वाला देखते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल इसकी तरह ही है, बस यहाँ पे आपको लिक्विड से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करना है और यहाँ पे एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट में रखना है आपको। बाकी ये फ्यूजन और वेपराइजेशन में अगर आपको डिफरेंस भी आ जाता है तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। सब्लिमेशन में थोड़ा आते हैं। सब्लिमेशन एक अच्छा प्रोसेस है। The transition of a substance directly from its solid phase to gaseous phase without changing the liquid phase or vice versa is called sublimation. आइए इसको समझते हैं। Transition of a substance directly from its solid phase to gaseous phase, मतलब आपको solid phase से डायरेक्ट gaseous state में कन्वर्ट हो रहा है कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस,
और विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड फेज, मतलब उसमें लिक्विड की कोई कन्वर्ट होती ही नहीं है, और वाइस वर्सा, मतलब गैसियस से सॉलिड भी जाता है तो वो सब्लिमेशन कहलाता है। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है आपके पास नैप्थोलीन का। यस गाइस, नैप्थोलीन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है क्योंकि ये आपको सॉलिड में दिखता है। ये आप अपने घर के बेसिन में वहां पे रखते होगे, तो इसको आप देखेंगे कि समय के साथ साथ ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, ये डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये डायरेक्ट गैसियस, जिससे आप स्मेल आता है अच्छा सा, तो यही आपका नैप्थोलीन से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने का बहुत अच्छा सब्लिमेशन का एग्जांपल है। तो आइए इसके बाद देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। Okay, effect of change in pressure on states of matter. By applying pressure in the interparticle spaces between particles of the matter decreases. Thus, by applying pressure and reducing temperature, we can convert a solid to liquid and liquid to gas. मतलब अगर आप प्रेशर को चेंज कर दोगे तो आप जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस है दो मैटर के बीच में, दो पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में, उसे आप घटा रहे हो, क्योंकि प्रेशर देने से दो मॉलिक्यूल जब इतने डिस्टेंस में होंगे, आपको तो मैंने बता दिया कि नेग्लिजिबल डिस्टेंस होता है तो सॉलिड के लिए, तो अगर आप इसमें प्रेशर दोगे तो ये डिस्टेंस और भी डिक्रीज होता जाएगा, ये डिक्रीज होता जाएगा, तो डिस्टेंस डिक्रीज होता जाएगा। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जब डिक्रीज होगा तो आप देख सकते हैं कि बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर वी कैन कन्वर्ट अ सॉलिड टू लिक्विड एंड अ लिक्विड टू गैस। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल हो सकता है कि आप एलपीजी या सीएनजी को देख सकते हैं। आप इसमें इनका फुल फॉर्म तो आप जानते ही होंगे कि एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आप इसको पता है कि ये आपको सिलेंडर में दिखता है, ये आपको सिलेंडर में मिलता है, ये अच्छा सा ड्राइंग नहीं है, सॉरी। सो ये आपको सिलेंडर में दिखता है, तो यहाँ पे जब आप इसको उठाते हैं तो बहुत भारी लगता है, बट जब आप इसको हिलाएंगे तो इसको आप देखेंगे कि ये एक लिक्विड जैसा फॉर्म अंदर है, बट ये एक्चुअल में गैस है। तो ये इसके अंदर बहुत सा एटमोस्फेरिक प्रेशर दिया होता है जिससे कि ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, हुआ रहता है, और जब आप इसको यूज करते हैं, जब इसको बाहर निकालते हैं तो ये गैसीय स्टेट में आपको मिलता है। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है इसको समझने का। फ्लो चार्ट फॉर इंटर कन्वर्शन ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, ये एक फ्लो चार्ट है, इसको आप याद रख सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा, इसको आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। गैसियस स्टेट, पहले सॉलिड से बात करते हैं। सॉलिड स्टेट से आप लिक्विड स्टेट कैसे जा सकते हैं? बाय मेल्टिंग। तो सॉलिड से आप लिक्विड जाना चाहते हैं तो आपका प्रोसेस हो गया मेल्टिंग। फिर आप सॉलिड से फिर आप लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाना चाहते हैं तो आप करेंगे इवापोरेशन। इवापोरेशन के बारे में आप आगे जानने वाले हो। तो अगर आप लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाना चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा इवापोरेशन। फिर आपको गैसियस से सॉलिड में जाना है तो आपको करना पड़ेगा डिपोजिशन। गैसियस टू सॉलिड आपको करना पड़ेगा डिपोजिशन। अब इसका उल्टा देखते हैं, आपको सॉलिड से अगर गैस में जाना है तो आपको करना पड़ेगा सब्लिमेशन। सॉलिड टू गैस आपको करना पड़ेगा सब्लिमेशन। फिर आपको गैसियस से लिक्विड जाना है तो आपको करना पड़ेगा कंडेंसेशन, जो कि आप एलपीजी में दिखते हैं, आपको दिखता है। सो गैसियस टू लिक्विड, तो आपको ये कंडेंसेशन करना पड़ेगा। फिर आपको लिक्विड से अगर सॉलिड में जाना है तो आपका सबसे बड़ा एग्जांपल है जो आप फ्रिज में भी करते हो, विच इज फ्रीजिंग। तो लिक्विड से सॉलिड जाने के लिए आपको फ्रीजिंग करना पड़ेगा। तो ये फ्लो चार्ट आप जरूर याद रखिए, आपको ये एग्जाम में दिख सकता है। बाकी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं द एवापोरेशन। ओके, the phenomenon by which molecules in liquid state undergo a spontaneous transition to the gaseous phase at any temperature below its boiling point is called evaporation. तो the phenomenon by which molecules in liquid state undergo a spontaneous transition, मतलब spontaneous transition मतलब अचानक से ऐसा transition हो जाता है gaseous phase से any temperature में, मतलब आप liquid में, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपको वाटर साइकिल, तो सबको याद होता है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। ये समझते हैं वाटर साइकिल से। सपोज आप दिस इज योर पॉन्ड, जब ऊपर सनलाइट आती है गाइस, सनलाइट आने से क्या होता है कि यहाँ पे जो लिक्विड होता है, ये लिक्विड एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में जब चले जाते हैं तो यहाँ से ये एवापोरेट हो जाते हैं, मतलब एवापोरेट मतलब लिक्विड टू गैसियस फेज में चले जाते हैं।
तो गैसियस फेज में जाने से ये बादल बन जाते हैं। बादल जब बहुत ज्यादा भारी हो जाता है तब ये बारिश के फॉर्म में गिरते हैं, फिर ये पॉन्ड बनाते हैं। दिस इज योर वाटर साइकिल एंड दिस साइकिल continues, we all know this continues. So this is called evaporation, when the phenomena by which molecules in liquid state undergo a spontaneous transition to the gaseous phase at any temperature below its boiling point is called evaporation. For example, the gradual drying of damp cloths is caused by evaporation of water due to वाटर वेपर। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। बाकी मैंने जो वाटर साइकिल के बारे में बताया वो भी आप एग्जाम में मेंशन कर सकते हो। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं बाय नोइंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ओके, टेम्परेचर का मतलब तो बहुत आसान है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो आपको इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हमारा सरफेस एरिया, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो इवेपोरेशन भी रेट का ज्यादा हो जाएगा। फिर ह्यूमिडिटी आते हैं। ह्यूमिडिटी में होता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। फिर हमारा आता है विंड स्पीड। हाँ, विंड स्पीड बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है क्योंकि विंड स्पीड इंक्रीज होने से एवापोरेशन इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमारा हो गया फैक्टर्स। फिर आते हैं हमारे कूलिंग ड्यू टू एवापोरेशन। अब कूलिंग कैसे मिलता है एवापोरेशन से, आइए देखते हैं। ड्यूरिंग एवापोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू ओवरकम द इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड अंडरगो अ फेज चेंज। मतलब जब एवापोरेशन होती है तो पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब्स करती है जिससे कि वो ओवरकम कर सके इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड अंडरगो फेज चेंज। मतलब वो लिक्विड से गैसीय स्टेट में आराम से कन्वर्ट हो सके। द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग्स कूल। मतलब आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हो। कूलिंग पॉट का नाम तो हम सबने सुना होगा। कूलिंग पॉट, मटका जिसे कहते हैं, उसमें पानी हमेशा ठंडा रहता है। बाकी आप देख सकते हैं इसके बाहर में जो स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं वो इसको बाहर से गीला कर देते हैं और अंदर जो पानी रहता है वो बहुत ठंडा रहता है, बहुत कूल रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये जो सरफेस जो हमारा बन रहा है यही हमारे पानी को कूल रखता है। तो यही कारण है कि कूलिंग ड्यू टू एवापोरेशन मेक्स आवर वाटर वेरी कूल। फॉर एग्जाम्पल स्वेटिंग कूल्स डाउन आवर बॉडी। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि जब भी आप पसीने में रहते हो आपको एक कूलिंग टेंटेशन फील होता है, तो वही हमारा कूलिंग इफेक्ट होता है एवापोरेशन का। एप्लीकेशन देखेंगे तो कीप वाटर कूल, इट इज केप्ट इन अर्थनवेयर कंटेनर्स। मतलब मैंने जो बोला मटका के बारे में, तो उस मटके में जो स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं वहां पे पानी जम जाता है जिससे क्या होता है कि अंदर का जो सरफेस मतलब अंदर का जो पानी है वो ज्यादा ठंडा हो जाता है। इससे क्या होता है कि आपको ठंडा पानी गर्मियों में मिल जाता है विदाउट यूर यूजिंग एनी इलेक्ट्रिसिटी। Similar to the pores in cotton fabric, the pores in the earthen pot surface area allow for more evaporation, जो मैंने अभी बताया। To keep our body cool, we sweat a lot. बिल्कुल, evaporation is what transpiration ultimately is. Our body's water evaporates using energy in the process and lowering our body temperature as a result. उसके बाद we dress in clothes during summer. Since cotton is a powerful water absorbent, it allows more precipitation to come in touch with the air, promoting more evaporation. We have a cooling effect when wearing cotton clothes because of this. मतलब समर के टाइम में आप जितना ज्यादा कॉटन के कपड़े पहनोगे तो आपको उतना ज्यादा कूलिंग इफेक्ट दिखेगा। कूलिंग इफेक्ट महसूस होने से आपको गर्मी कम लगेगी। तो यही कारण है कि गर्मियों में ज्यादा लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं। तो हे गाइस, आज बस इतना ही। हमने आज पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो हमारी आ रही है इसका चैप्टर 2 विच इज अवर इज मैटर अराउंड अस प्योर। पूरा एक वन शॉट बिल्कुल इसी वीडियो की तरह आने वाली है। तो इस वीडियो को मिस ना करें तो आप हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना मत भूलिए जिससे कि आपके पास सबसे पहला नोटिफिकेशन पहुंचे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।